दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज किसे कहते हैं, इनका हमारे लिए क्या उपयोग है और खनिजों का संरक्षण किया जाना क्यों आवश्यक है, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन। शुरू करते हैं एक कहानी से। हैवन एक लड़का है, अपने पिता के साथ दूर के गांव गुवाहाटी आया है। वह लोगों को घरों जैसी अजीब चीज़ों में जाते देखता है जो सड़क पर चलती हैं। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वो आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसे कि उसने गुवाहाटी में देखा। उसके पिताजी ने बताया कि ये घर नहीं है, ये बसें और गाड़ियां हैं। हमारे घर की तरह ये ईंटों और पत्थर से नहीं बने हैं। इन्हें बनाने में लोहा, एल्यूमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है और ये अपने आप नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चलते हैं और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से यानी मेटल से बनी अनेक वस्तुओं को देखते हैं और हमारे घर में प्रयोग की जाने वाली अनेक वस्तुएं धातु से बनती हैं। आप ये जानते हैं कि भूपर्पटी जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, ये विभिन्न प्रकार के खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों को उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। दोस्तों, खनिज या मिनरल जो होते हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक होते हैं और लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज, ये सभी खनिजों से ही बने हैं। रेलवे लाइन, सड़क के पत्थर, हमारे औजार और मशीनें सभी खनिजों से ही बने हैं। कार हो, बस हो, रेल हो, हवाई जहाज हो, ये सभी किसी न किसी खनिज से बनते हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, हमारे भोजन में भी खनिज पदार्थ होते हैं जिनको हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में, चाहे अपनी जीविका और सजावट हो, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान हो, खनिजों का प्रयोग किया है। दोस्तों, खनिज और दंतमंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान। दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं, आप जानते हैं, टूथपेस्ट जिनको कहा जाता है। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। और अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि र्यूट्राइल, एल्मेनाइट और एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक होता है। टूथब्रश और पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब ये बताइए कि ये खनिज कहाँ से पाए जाते हैं। दोस्तों, सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन की प्रक्रिया नहीं चल सकती है। यद्यपि हमारे पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, फिर भी ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी होते हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। आइए जानते हैं कि खनिज या मिनरल्स क्या होते हैं। दोस्तों, भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज जो है प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा और नरम चूना तक शामिल है। खनिज इतने विविध क्यों होते हैं या इनकी संरचना इतनी अलग अलग क्यों होती है। दोस्तों, आप चट्टान या रॉक्स के बारे में जानते हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टान जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों में अनेक खनिजों का योग होती हैं। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की अधिक मात्रा मिलती है। दोस्तों, जो एक खनिज होता है निश्चित तत्वों का योग होता है। उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम होता है और इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग आते हैं, उनमें कठोरता आती है, चमक, घनत्व और विभिन्न क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं।
दोस्तों भूगोलविद और भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। भूगोलविद जो हैं स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी के लिए खनिजों का अध्ययन करते हैं और भूवैज्ञानिक खनिजों के निर्माण की प्रक्रिया, इनकी आयु और खनिजों के भौतिक रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी चाहते हैं। दोस्तों सामान्य और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खनिजों के कुछ वर्गीकरण किए जा सकते हैं। ये वर्गीकरण किस प्रकार से होते हैं, देखिए खनिजों का वर्गीकरण किन किन रूपों में किया गया है। तो खनिज दोस्तों मोटे तौर पर 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिजों में लौह धातुएं आती हैं, अलौह धातुएं आती हैं और बहुमूल्य खनिज। लौह धातुओं में लोहे का अंश होता है, इसमें लौह, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट आते हैं। अलौह धातुओं में तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आता है और बहुमूल्य खनिजों में सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि आते हैं। उसी प्रकार अधात्विक खनिजों में अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर आदि आते हैं। ऊर्जा खनिजों में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल होते हैं। खनिजों की उपलब्धता यानी खनिज ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है। सामान्यतः खनिज जो है अयस्कों से पाए जाते हैं और किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण का जो संचयन होता है उसके लिए अयस्क या ओर शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण और संरचना पर निर्भर करती है। खनन सुविधा इनके मूल्य को निर्धारित करती है, इसलिए हमारे लिए शैल समूहों को समझना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों खनिज पदार्थ प्रायः शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। पहला है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से खनिज दरार, जोड़, भ्रंशों और विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर से आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं और प्रमुख धात्विक खनिज जिनमें जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा हैं, इसी तरह की सिराओं और जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं। दोस्तों अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परत में निक्षेपण, संचयन और जमाव का परिणाम होता है। कोयला और कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा और दबाव का परिणाम होता है। और अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम शामिल हैं। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। दोस्तों खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातली चट्टानों का अपघटन भी है। चट्टानें घुलनशील तत्वों के अपरदन के बाद अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं और बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। इसके अलावा पहाड़ियों के आधार और घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। प्लेसर निक्षेप एक नया शब्द है। पहाड़ियों के आधार और घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं जिनको प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। इसमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं और इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम होता है। दोस्तों महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से जो अधिकांश होते हैं उनके व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम होती है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन ज़्यादा समुद्री तल से ही डिराइव्ड होती है। महासागरीय तली में भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी होते हैं। दोस्तों एक रोचक तथ्य जानते हैं रैट होल के बारे में। रैट होल खनन क्या होता है? दोस्तों भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के बाद ही संभव है, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत और समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई और चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है जिसे रैट होल खनन कहते हैं। दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए क्योंकि ये पर्यावरण और मानव जीवन के लिए भी बहुत ही खतरनाक है।
दोस्तों, भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, लेकिन जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो असमान है। मोटे तौर पर महाप्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक और अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं और जो प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान की अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में तांबा, मैग्नीज, अभ्रक इत्यादि पाए जाते हैं। दोस्तों, उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों में लगभग विहीन हैं। ये विभिन्नताएं खनिजों के संरचना में अंतर्ग्रस्त अनेक प्रकार की भूगर्भिक संरचना, प्रक्रिया और समय के कारण होती हैं। दोस्तों, आइए हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के जो है संचय और जीव्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से खनिज किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण खनिज लौह खनिज या लौह अयस्क के बारे में जानते हैं। दोस्तों, लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं और भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के बाद बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। आयरन अयस्क या आयरन ओर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर लौह अयस्क के उत्पादन में राज्यों का जो अंश है उसमें सर्वाधिक 52% अंश ओडिशा का है। उसके बाद 16% छत्तीसगढ़, 14% कर्नाटक, 11% झारखंड और अन्य राज्यों में ये 7% में विस्तृत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का अर्थ घोड़ा होता है और कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के डील से मिलती जुलती हैं, इसके कारण इसका नाम ये पड़ा था। दोस्तों, जो है लौह अयस्क या लौह उद्योग जो है विकास की रीढ़ होती है। भारत में लौह अयस्क के अनेक प्रकार के संसाधन विद्यमान हैं। भारत उच्च कोटि के लोहान से युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट अयस्क जो है ये सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहे का अंश पाया जाता है और इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण पाए जाते हैं जो विद्युत उद्योगों विशेष रूप से उपयोगी है। इसके अलावा हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, लेकिन इसमें लोहे की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम होती है और इसमें लोहे की मात्रा 50 से 60% पाई जाती है। दोस्तों, भारत में जो लौह अयस्क है उसका क्षेत्र कुछ विभिन्न भागों में या विशेष क्षेत्रों में विस्तृत है। पहली महत्वपूर्ण पेटी है ओडिशा झारखंड पेटी। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज और केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोवामुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण लौह अयस्क पेटी दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी है। ये पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में पाई जाती है और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है जिसमें कि इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान हैं और इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। देखिए, बल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु तुमकुरू पेटी भी लौह अयस्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बहुत बड़ी राशि संचित है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में ये कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई हैं और कुद्रेमुख निक्षेप संसार के बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। लौह अयस्क करदम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र गोवा पेटी भी लौह अयस्क के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। ये पेटी गोवा और महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित हैं। यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, फिर भी इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मर्मागांव पत्तन से इसका निर्यात भी किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण खनिज मैग्नीज है। मैग्नीज दोस्तों मुख्य रूप से इस्पात के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है।
इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में किया जाता है। भारत में मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन मध्य प्रदेश में 27%, महाराष्ट्र में 25% के लगभग, उड़ीसा में 25%, कर्नाटक में 11%, आंध्र में 10% और अन्य राज्यों में 2% पाया जाता है। यहाँ पर देखिए भारत के महत्वपूर्ण खनिज जो हैं, देखिए यहाँ पर किस तरह से इनका वितरण दिखाया गया है। असमान वितरण है, पूरे क्षेत्र में नहीं विकसित हैं। लौह अयस्क का जो क्षेत्र है देखिए यहाँ पर है, उड़ीसा में है और ये कर्नाटक वाले हिस्से में है। इसके अलावा यहीं पर लौह अयस्क की खानें भी हैं और लौह अयस्क के निर्यातक पत्तन देखिए मंगलुरु है, पारादीप है और विशाखापट्टनम है। इसके अलावा लौह अयस्क क्षेत्रों में बॉक्साइट और मैग्नीज की खानें भी पाई जाती हैं तथा अभ्रक का उत्पादन भी होता है। दोस्तों, भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहीं से प्राप्त हुआ था। अब आइए देखते हैं अलौह खनिजों के बारे में। दोस्तों, भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि और उत्पादन अत्यधिक संतोषजनक नहीं है। फिर भी ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तांबा, दोस्तों भारत में तांबा या कॉपर का भंडार और उत्पादन बहुत कम है और ये मेलिएबल यानी घातवर्ध, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। झारखंड का सिंहभूम जिला तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें, झारखंड का सिंहभूम जिला और राजस्थान की खेतड़ी खदानें तांबा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है और सबसे ज़्यादा एल्यूमिना किला जैसे देखने वाले बॉक्साइट पदार्थ से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। दोस्तों, एल्यूमिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि लोहे जैसी शक्ति के साथ अत्यधिक हल्का और सुचालक होता है। इसमें अधिक घातवर्धता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के मुख्यतः जो निक्षेप पाए जाते हैं अमरकंटक पठार, मैकाले पहाड़ियाँ और बिलासपुर कटना के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ पर बॉक्साइट उत्पादन में ओडिशा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों का स्थान आता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए बॉक्साइट खनन का कार्य किया जा रहा है। खनन का कार्य खदान से। उड़ीसा भारत का बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ पर कोरापुट जिले में पंचम ताली निक्षेप राज्य के सबसे बड़े बॉक्साइट निक्षेप हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक रोचक तथ्य है, एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुए हुक और बटन पहनता था और अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था और आम मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। दोस्तों, अधात्विक खनिजों में अभ्रक या जिसको माइका कहा जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में काम आता है। इसके चादरों में विपाटन या स्प्लिट आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर मोटाई में ही समाहित हो सकती हैं। अभ्रक जो है पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का भी हो सकता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक और विंश वाहन के गुण जो होते हैं, उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता इसको एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में योग्य बनाती है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भागों के किनारे पर पाए जाते हैं और बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी अभ्रक उत्पादक में शामिल है। इसके अलावा राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों में अजमेर के आसपास का क्षेत्र आता है और आंध्र प्रदेश में नेल्लौर जो है अभ्रक पेटी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
दोस्तों अधात्विक खनिजों के अलावा कुछ चट्टानी खनिज भी पाए जाते हैं, जिसमें देखिए चूना पत्थर या लाइमस्टोन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में ये पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य होता है। दोस्तों खनन को किलर इंडस्ट्री बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनिमय और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन जो है शामिल होता है। खनन के कुछ जोखिम या खतरे भी होते हैं। दोस्तों खनिकों द्वारा अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ प्रयासों के बारे में क्या आपने सोचा है? खनन का खनिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल और हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़े संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने, कोयले की खदानों में आग लगने से जो है खदान श्रमिकों के लिए जो है बहुत ही उनके जीवन के लिए नुकसान होता है। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत दूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों और खनिज तरल के मलबे के खत्ता लगाने से भूमि और मिट्टी का अवक्षय होता है और सरिताओं और नदियों में प्रदूषण होता है। यहाँ पर देखिए चित्र में किस तरह से खनन क्षेत्रों में धूल उठने से वायु प्रदूषण दिखाया गया है। और यहाँ पर अखबार की कटिंग देखिए कि 50% से अधिक कोयला बेल्ट की मायने असुरक्षित हैं और यहाँ पर ये माना जाता है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड मानकों का पालन नहीं किया जाता है। दोस्तों खनिजों का जो है संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्योग और कृषि को खनिज निक्षेप और उनसे निर्मित पदार्थों की भारी निर्भरता आप जानते हैं। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूपर्पटी का 1%। बहुत ही कम मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण और सांद्रण में लाखों वर्ष लगता है, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों बहुत ही धीमी है और उनका जो वर्तमान उपभोग दर है, इस दर से देखा जाए तो उनके बनने की प्रक्रिया बहुत कम है, बहुत थोड़ी है, लेकिन हम उनका उपभोग बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। इसलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरण हैं। हमको इनका बड़ी ही मितव्ययितापूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। खनिज हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति हैं, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। दोस्तों खनिजों का सुनियोजित और सतत पोषणी ढंग से उपयोग करने के लिए जो है एक संतुलित प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का जो है दोस्तों खनिजों का जो है उपयोग बहुत संतुलित ढंग से करना होगा, ताकि धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का उपयोग और अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिजों के संसाधन के लिए बहुत जरूरी है। ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए बहुत ही आवश्यक है। खाना पकाने, रोशनी, ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों ऊर्जा का उत्पादन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपला, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत होती है। इसके अलावा जो अपरंपरागत स्रोत होते हैं, इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। दोस्तों परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का अध्ययन कर लेते हैं। कोयला। कोयला भारत में बहुतायत से पाया जाने वाला एक जीवाश्म ईंधन है। देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन और उद्योगों की घरेलू जरूरतों के लिए किया जाता है। कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदल क्षेत्रों में जो पदार्थ से पीट उत्पन्न होता है उसमें कम कार्बन होता है, नमी की मात्रा अधिक होती है और निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। ये मुलायम होने के साथ अधिक क्या स्थिति है, ये अधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिन कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी का बिटुमिन कोयला का प्रयोग किया जाता है और लोहे के प्रगलन में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में कोयले के दो प्रमुख भूगर्भिक युगों में शैल क्रम में पाया जाता है।
कोयला एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप में जो 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयला धातु शोधन कोयला है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं दामोदर घाटी में, झरिया में, रानीगंज, बोकारो में स्थित हैं। महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र जो है गोदावरी महानदी, सोन और वर्धा नदी घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शियरी कोयला क्षेत्र मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन पेट्रोलियम है। भारत में कोयले के बाद दूसरा ऊर्जा संसाधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। ये ताप के लिए, प्रकाश के लिए, मोटर गाड़ियों, ऑटोमोबाइल्स के ईंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत अधिक जो है तेल शोधनशालाएं हैं, और अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति भारत में टर्शियरी युग की शैल रचनाओं में भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। दोस्तों, ये जो पेट्रोलियम है ये सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस भी इसी के साथ मिलती है। ये हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत में पेट्रोलियम के प्रमुख क्षेत्र बॉम्बे हाई, गुजरात, असम ये सभी हैं, और अपतटीय क्षेत्र जो हैं वहाँ पर तेल पाए जाते हैं। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ पर डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देश हैं। यहाँ पर देखिए मानचित्र के द्वारा जो है खनिज, कोयला क्षेत्र, कोयला खाने और तेल क्षेत्र को रेड एरिया में दिखाया गया है। रेड एरिया देखिए, ये अपतटीय क्षेत्रों में विशेष रूप से तेल क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा असम के क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का स्वच्छ ऊर्जा का महत्वपूर्ण संसाधन है। कार्बन डाइऑक्साइड से इसका कम उत्सर्जन होता है और प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। केजी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और इस क्षेत्रों में खंभात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशाल भंडार पाए जाते हैं, और 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन को पश्चिम और उत्तरी भागों के उर्वरक, विद्युत और अन्य जो है उत्पादन केंद्रों से जोड़ती है। इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिलता है, और ऊर्जा और उर्वरक उद्योग जो हैं ये प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। इसके अलावा गाड़ियों में भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्रयोग होती है। इसके अलावा दोस्तों विद्युत जो है, आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा हैं, और इसको प्रत्येक व्यक्ति के उपभोग का विकास का सूचकांक माना जाता है। बिजली दो प्रकार से उत्पन्न होती है, एक प्रवाही जल से हाइड्रो टरबाइन चलाकर, और दूसरा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाकर टरबाइन चलाकर ताप द्वारा। दोस्तों, तेज बहते जल से विद्युत उत्पादन की जाती है। यह एक नवीकरण योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी और कोपिली हाइडल परियोजना। इसके अलावा ताप विद्युत परियोजनाएं भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से बिजली का उत्पादन करती हैं। इसके अलावा दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधन पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है, लेकिन भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि इस पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जो जीवाश्म ईंधन हैं उन पे थोड़ी हमको अपनी निर्भरता कम करके नवीकरण योग्य संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा और अवशिष्ट पदार्थ ऊर्जा की जरूरत है। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा और आणविक ऊर्जा भी महत्वपूर्ण ऊर्जा का विकल्प है, क्योंकि इससे बहुत कम मात्रा में अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। भारत में केरल में पाई जाने वाली मोनाजाइट बालुका में थोरियम की मात्रा पाई जाती है, जो कि एक महत्वपूर्ण आणविक ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। सौर ऊर्जा के दोहन की यहाँ असीम संभावनाएं हैं, और फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी के विकास के कारण सुदूर ग्रामीण एरिया में भी सौर ऊर्जा की पहुंच बढ़ी है। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण में इससे बहुत अधिक योगदान किया जा सकता है।
पवन ऊर्जा ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पवन ऊर्जा भारत में विशालतम पेटी में तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक स्थित है। इसके अलावा पवन ऊर्जा तटीय क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी विस्तृत है। भारत में पवन ऊर्जा की विस्तृत संभावनाएं हैं। इसके अलावा दोस्तों बायोगैस, तो ग्रामीण इलाकों में झाड़ी, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग के लिए बायोगैस उत्पन्न की जाती है और जैविक पदार्थों के अपघटन से ये प्राप्त की जाती है। बायोगैस नगर पालिका, सहकारिता और निजी दफ्तर में भी लगाए जाते हैं। बायोगैस पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में दक्ष है और इससे गैस तो मिलती ही है, जो फिर पुनः गोबर की खाद मिलती है। बायो खाद जो है वो अत्यधिक उपजाऊ होती है। दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा या टाइडल एनर्जी भी बहुत महत्वपूर्ण है। महासागरीय तरंगों का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाता है और भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और पश्चिमी तट पर गुजरात में, पश्चिम बंगाल में सुंदर वन क्षेत्र जो है गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों में ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है। जहां भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहां उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। दोस्तों ये जो संसाधन हैं इनकी उपादेयता तभी है जब हम इनका संरक्षण करें। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में इनकी आवश्यकता है। इनकी आवश्यकता को सुनियोजित ढंग से और विकास के सतत पोषणी मार्ग को विकसित करके हम ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। वर्तमान में भारत दुनिया के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। ऊर्जा के संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के लिए सावधानी करना होगा। जैसे एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें। बिजली बंद कर दें जब हम उसका उपयोग न कर रहे हों। इसके अलावा कम दूरी के लिए हम साइकिल इत्यादि का प्रयोग करें और ऊर्जा का बचत करें। इस आधार पर हम ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। दोस्तों गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं और ऊर्जा की बचत करके ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो 10वीं कक्षा के भूगोल का जो है ऊर्जा संसाधन और खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसमें आपने भारत में पाए जाने वाले प्रमुख धात्विक, अधात्विक खनिजों, लौह और अलौह खनिजों, उसके अलावा आपने ऊर्जा खनिजों के बारे में विस्तार से पढ़ा और उनका वितरण किन क्षेत्रों में है इसके बारे में भी आपने जाना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।